अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे इनहेरेंट पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोड्स एज वेल एज सिविल कोड्स। सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 151 सीपीसी को, उसके बाद हम गो थ्रू करेंगे किसको 561 ए सीआरपीसी को। अब सेक्शन 151 सीपीसी को ज़रा आप ओपन करें तो 151 सीपीसी क्या बात करता है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड्स। 151 क्या कहता है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड टू मेक सच ऑर्डर्स फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। क्या कह रहा है, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू परमिट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोड। अब इसके अंदर जो दो वर्ड्स आए, एक आता है हमारे पास अब्यूज ऑफ प्रोसेस और एंड्स ऑफ जस्टिस। ये दोनों मैं आगे चल के आपको 561 के अंदर क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज हैं जहां पर जो आपकी सिविल कोर्ट है वो अपने इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करती है। पहली चीज़ तो ये क्लियर करें, जो 151 सीपीसी है ये इनहेरेंट पावर्स ऑफ द ऑल सिविल कोर्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आ गया, आपका सीनियर सिविल जज भी आ गया, आपका सिविल जज भी आ गया। फर्दर एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से, एनी पावर ऑफ कोर्ट टू रिड्रेस रेमेडी। इसकी जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर अगर मीनिंग को सर्च आउट किया जाए तो इसके अंदर क्या बताता है कि एनी पावर टू रिड्रेस द रेमेडी विच इज़ नॉट क्लियरली प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी, अंडर सिविल लॉ। यानी कि कोई ऐसे इख्तियारात जो कि कोड के अंदर मौजूद ना हो और आप असिस्टेंस मांग रहे हो कोर्ट से कि आप ऐसा कर दें। अब सिनेरियो ये है कि हम ऑर्डर 3912 की एग्जाम्पल लेते हैं। प्लेंटिफ क्या करता है, एक स्टे ऑर्डर ले लेता है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट के साथ, और डिफेंडेंट ये क्लेम करता है ही इज़ इन पोजेशन। डिफेंडेंट क्या करता है, डिफेंडेंट ये क्लेम कर रहा होता है कि ये ऑलरेडी पोजेशन में है। अब कोर्ट से फिर वो क्या मांगता है, कोर्ट से ऑर्डर 39 रूल 7 के तहत कहता है कि इंस्पेक्शन कराई जाए, किस चीज़ की इंस्पेक्शन कराई जाए, सर्वे किया जाए, इंस्पेक्शन करवाई जाए उस प्रॉपर्टी की, टू मेक श्योर हु इज़ इन पोजेशन। ठीक है भाई, उसके बाद होता कुछ इस तरीके से, कोर्ट को ये पता चलता है कि डिफेंडेंट ही पोजेशन में है, डिफेंडेंट ही पोजेशन में है, बट डिफेंडेंट क्लेम दैट एनी टाइम, उसको क्या लगता है, उसको अप्रीहेंशन है, डिफेंडेंट को अप्रीहेंशन है कि किसी भी वक्त प्लेंटिफ उससे पोजेशन ले लेगा। डिफेंडेंट बट टेक पोजेशन टू इंजेक्टिव ऑर्डर टू डिफेंडेंट अंडर इनहेरेंस पावर। अब डिफेंडेंट कोर्ट को ये कहता है कि मुझे एप्रीहेंशन है कि किसी भी वक्त ये मुझसे पोजेशन ले लेगा, तो आप एक इंजेक्टिव ऑर्डर पास कर दें अगेंस्ट प्लेंटिफ कि ये मुझसे पोजेशन ना ले और पोजेशन मेरे पास ही रहे जब तक ये केस चल रहा है। अब सिविल लिटिगेशन के अंदर आपने ये तो सुना होगा कि प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ सू करता है, प्लेंटिफ इंजेक्टिव ऑर्डर लेता है अगेंस्ट डिफेंडेंट। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर डिफेंडेंट क्या मांग रहा है, डिफेंडेंट इंजेक्टिव ऑर्डर मांग रहा है अगेंस्ट द प्लेंटिफ। अब सीपीसी ओपन किया तो उसका कोई जवाब नहीं, प्रैक्टिस में गए तो उसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पर इनहेरेंट पावर्स यूज़ होंगे। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है खुद से अपने पावर्स को यूज़ करते हुए उसको इंजेक्टिव ऑर्डर पास करेगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 39 जर्नली तो हमारा किस पर, डिफेंडेंट्स पर एप्लीकेबल ही नहीं है, प्लेंटिफ्स पर एप्लीकेबल है। स्टे तो मिलेगा प्लेंटिफ को मिलेगा, कहीं आपने नहीं सुना कि डिफेंडेंट को मिलेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है आपको, तो इस काइंड की और भी कई सारे एग्जाम्पल्स दी जा सकते हैं। सिविल को समझने के लिए पूरी उम्र गुजर जाती है। जब आप क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जाएंगे तो क्रिमिनल ट्रायल तो आप मिनिमम या मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि 1 साल 6 महीने के अंदर सीख लेंगे, लेकिन सिविल के लिए पूरी लाइफ चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लाइफ टाइम, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स अभी तक ये कह रहे होते हैं कि हम अभी तक सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लॉ बहुत वसी फील्ड है। अब आते हैं 561 ए सीआरपीसी की तरफ। 561 ए सीआरपीसी, उसामा ओपन करें जी। इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। जी, इसको पढ़ें। ये कह रहा सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट।
इसलिए कहता है कि nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent power of High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of process or any court or otherwise to secure the ends of justice. नथिंग इज दिस कोर्ट एनी ऑर्डर का इसने नाम दिया है। जी हाँ। अब इसके 3 फोल्ड्स हैं। इसके कितने फोल्ड्स हैं? इसके 3 फोल्ड्स हैं। कह रहा है कि एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनी कोर्ट। अब इसको जरा समझें। एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनी कोर्ट। एनी कोर्ट के अंदर कौन सा आ गया? मैजिस्ट्रेट भी आ गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी आ गया। मीन्स कैन नॉट रिकॉल बेलेबल वारंट, ही कैन इशू बट कैन नॉट। अब देखें, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि मैजिस्ट्रेट क्या कर सके। मैजिस्ट्रेट जो है रिकॉल कर सके किसी भी ऑर्डर को। क्या कर सके? रिकॉल कर सके किसी ऑर्डर को। इशू कर सकता है लेकिन रिकॉल नहीं कर सकता। फिर आगे कह रहा है कि नॉन बेलेबल वारंट अक्यूज प्रोड्यूसेस बिफोर कोर्ट ड्यूली अरेस्टेड। क्या? ड्यूली अरेस्टेड, के अक्यूज को अरेस्ट करके पेश किया जाए। अच्छा भाई, सिनेरियो के अंदर हम जाते हैं। अब इसको ज़रा गौर से समझिएगा। होता कुछ इस तरीके से कि एक शख्स है, मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसकी? रिकॉल की और इशुएंस की। रिकॉल और इशुएंस में क्या फ़र्क है? कोई भी ऑर्डर रिकॉल करने में और इशू करने में क्या डिफरेंस है? रिकॉल में तो होता है ना कि कोई किसी कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, उसको वापस ले लिया, कि वापस लेते हैं ऑर्डर, इसको रिकॉल कहते हैं। इशू में तो ये फ्रेश ऑर्डर को इशू। सही है। अब मैजिस्ट्रेट बिल फर्ज आपके खिलाफ क्या कर देता है? वारंट इशू कर देता है, बेलेबल वारंट इशू कर देता है। आप मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होते हैं, आप कहते हैं कि योर ऑनर, मैं तो पिछले 3 साल से दुबई में बैठा हूँ और मैं कल ही आया हूँ और आपने जो है मेरे ऊपर वारंट इशू कर दिया है, जबकि मैं दूर दूर तक मेरा इस केस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब बात तो आपकी सच है, क्यों? क्योंकि आपने फ़्लाइट्स भी दिखा दी, टिकट्स भी दिखा दी, सारी चीज़ें दिखा दी। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोअर कोर्ट्स में के पास ये पावर नहीं है कि वो क्या कर सकें, उस ऑर्डर को रिकॉल कर सकें। तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब आप जाएंगे हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट किस लिए जाएंगे? उस ऑर्डर को क्वैश करवाने के लिए। अक्यूज प्रोड्यूसेस बिफोर कोर्ट, उसके बाद टू गिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। यहाँ पर ये वर्ड भी यूज हुआ है, टू गिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए। क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर्स होती हैं, वो भी आप हाई कोर्ट से करवाते हैं। और टू अब्यूज ऑफ एनी प्रोसेस। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है अब्यूज ऑफ प्रोसेस, इसकी क्या आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अब्यूज ऑफ प्रोसेस की? सर एक प्रॉपर प्रोसीजर था, जैसे फॉर एग्जांपल शो कास्ट का होता है, तो उसमें कहा जाता है कि शो कास्ट का होता है स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, उसमें सारे एलिगेशंस होने चाहिए बंदे के खिलाफ। अगर प्रॉपर शो कास्ट इशू ही नहीं किया किसी डिपार्टमेंट ने, किसी अथॉरिटी ने, तो उसे हम कहेंगे अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। तो हम इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट यूज करके उसको पास करवा सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। मैजिस्ट्रेट क्या करता है? वारंट इशू करता है कि एसपी को पकड़ के लेके आओ। क्या करता है? एसपी को पकड़ लेगा। एसपी को पकड़ लेगा। एसपी को कौन पकड़ेगा? अरेस्ट कौन करेगा एसपी को? एसपी तो खुद पुलिस है। डायरेक्शन देता है एसएचओ को कि आप एसपी को प्रेजेंट करें मेरे सामने, बेलेबल वारंट इशू कर देता है। फिर वो क्या करता है? आईजी के खिलाफ वारंट इशू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, वारंट इशू कर देता है। अब देखें यहाँ पर क्या है? अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है। वारंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाई कोर्ट देख रहे हैं, वारंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या होगा? एजेंसीज को डायरेक्शन दी जाएगी कि वो जो है एसपी को प्रेजेंट करें। जर्नली एजेंसीज को डायरेक्शन दी जाएगी, वो किसको प्रेजेंट करें? एसपी को प्रेजेंट करें। लेकिन जब कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन दे रही है कि आप एसपी को लेकर आएँ, एसपी को प्रेजेंट करें, तब तो एसपी को कोई लेकर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जिस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी जा रही है वो खुद उसके सबऑर्डिनेट है। तो ये क्या हो रहा है? ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस को अब्यूज किया जा रहा है, जर्नल प्रोसेस को साइड किया जा रहा है। इफ ऑर्डर इलीगल बाय मजिस्ट्रेट, अब अगर बिलफर्ज ऑर्डर ही इलीगल हो मजिस्ट्रेट का, तो कोर्ट, हाई कोर्ट खुद से सुओ मोटो पावर से भी क्या कर सकती है? उसको रिकॉल कर सकती है। टू इंश्योर द कंप्लायंस,
किस लिए? ताकि उसकी कंप्लाइंस की जा सके, टू गिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ये भी वर्ड आ गया कि ताकि किसी भी ऑर्डर को इफेक्ट दिया जा सके। मैजिस्ट्रेट हैज़ नो सच पावर। अब ये यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करें कि मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। तो ये पावर्स किसके पास हैं? ये पावर्स हैं आपकी हाई कोर्ट के पास। और यहाँ पर वर्ड आया एंड्स ऑफ जस्टिस, ताकि मेक श्योर किया जाए कि इंसाफ हो रहा है मुल्क के क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इंसाफ हो रहा है। अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ऑल सिविल कोर्ट्स का जिक्र था। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास जिक्र था। और आपको इस वर्ड की इंटरप्रिटेशन भी हो गई। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।